हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 159 है। 158 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। चौथा यह है कि संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का विभिन्न उपबंधों में वर्णन किया गया है। बात की जा रही है धन विधेयक के संबंध में, ठीक है। तो देखिए, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। देखिए, ये आपका क्या है, ये पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है, तो ये पहला वाला आपका सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए, जो धन विधेयक होता है वो भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है, क्योंकि धन का जो विनियोजन होता है वो भारत की संचित निधि से होता है, ठीक है। और ये दूसरा आपका है कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान होता है। और संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसके तहत जो है कि धन विधेयक का विभिन्न उपबंधों में वर्णन किया गया है। ये भी आपका सही है। देखिए, जो धन विधेयक होता है हमेशा ये लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद से तब जाकर के जाता है ये राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास ओनली 14 डेज टाइम रहता है इसको पारित करने के लिए। अगर पारित नहीं होता है 14 डेज में तो ये ऑटोमेटिकली पारित समझा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है कि आपका क्या है, सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है कौन सा, ये ए ऑप्शन। निम्न उद्देश्यों पर विचार कीजिए। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता की समता, राष्ट्र की गरिमा, राजनीतिक स्वतंत्रता। देखिए, इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य उल्लिखित है? देखिए, जो भारत का संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? तो यहां से शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, 3 तरह की न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, उपासना की स्वतंत्रता उसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद से प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, प्रतिष्ठा की समता आ गया, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, उसमें दिया गया व्यक्ति की गरिमा और यहां दिया गया है राष्ट्र की गरिमा, ठीक है। तो ये नहीं है, वो है आपका व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें जो कि कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसमें आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है आपके उद्देशिका में। तो आपके उद्देशिका में केवल उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठिता की समता के बारे में बात की गई है, इन दोनों के बारे में बात नहीं की गई है। और यही पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है, जो उद्देशिका है, उसमें से उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य उल्लिखित है? तो केवल एक है और
2 है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। गलत युग की पहचान कीजिए। अभिलेख और शासक का नाम दिया गया है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, ग्वालियर अभिलेख रुद्रदामन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। देखिए इसमें पूछा जा रहा है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, किस शासक से, तो यशोवर्मन से। देवपाड़ा अभिलेख ये विजय सेन से संबंधित है। ग्वालियर का जो अभिलेख है इसका संबंध जो है कि रुद्रदामन से नहीं है, प्रतिहार नरेश भोज से है। ठीक है, तो यह आपका गलत है। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसमें से गलत कौन सा है आपका, ये सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है। मज्म उल बहरीन, बहर उल हयात, किताब उल हिंद और सिरर ए अकबर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वानों की सहायता में दारा सिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है। तो कौन सा है, तो ये है आपका डी वाला सिरर ए अकबर। देखिए जो मुगल शहजादा दारा सिकोह इन्होंने काशी के विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे सिरर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देश का प्रथम तेल शोधनशाला डिगबोई शोधनशाला है, जो कि किस वर्ष स्थापित की गई थी। 1891, 1901, 1895, 1897। देखिए देश का जो प्रथम तेल शोधक शोधनशाला है वो कौन सा है, तो डिगबोई शोधनशाला है। और इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था, इसको स्थापित किया गया था 1901 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी धारा ठंडी धारा नहीं है, कैलिफोर्निया की धारा, पाकलैंड की धारा, अगुलहास की धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है कि ठंडी धारा नहीं है। ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया की धारा ये भी आपकी ठंडी धारा है, पाकलैंड की धारा ये भी आपकी ठंडी धारा है, अगुलहास की धारा ये जो है कि आपका गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत युग की पहचान कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1528 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये जो है कि कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526। खानवा का युद्ध जो है कि राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था 1527 में। घाघरा का युद्ध ये कब लड़ा गया था, तो ये 1528 में नहीं लड़ा गया था, ये 1529 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच, तो अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, मोदिनी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और इन सब लड़ाइयों में किसकी जीत हुई थी, तो बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अवस्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उप कुलपति कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिले में अवस्थित है कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बीओची है। ठीक है, इसके जो है कि उप कुलपति कौन थे, तो इसके उप कुलपति थे कौन, सर सुंदर लाल। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें बीएचयू की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना जो है कि 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा वाराणसी में किया गया था। और इस विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास था वो तत्कालीन गवर्नर थे कौन, जनरल हार्डिंग, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो 1 अप्रैल 1916 को यह केंद्रीय विद्यालय हो गया और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रसिद्ध व्यक्तियों उनके जन्म स्थान का गलत युग बताइए। निजामुद्दीन औलिया बदायूं, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, तेज बहादुर सप्रू मुरादाबाद।
देखिए कुछ सेलिब्रिटी हैं, फेमस व्यक्ति हैं जिनकी जन्म स्थान का गलत युग्म बताना है। निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है बदायूं में। जियाउद्दीन बर्नी, ये इन्होंने बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का प्रयागराज में हुआ था। तेज बहादुर चप्रू की बात करें तो ये मुरादाबाद में नहीं हुआ था, इनका जन्म जो है कि अलीगढ़ में हुआ था। कब? तो 8 दिसंबर 1875 को। देखिए ये वकील थे, एक राजनेता थे और समाज सुधारक थे तेज बहादुर चप्रू। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था? गुदई महाराज, पंडित अयोध्या प्रसाद, बिरजू महाराज, कालिका प्रसाद। पूछा जा रहा है कि किसका मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था। तो किसका मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था? तो ये गुदई महाराज का नाम जो है कि समता प्रसाद मिश्र था। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए गुदई महाराज, इनका संबंध है आपका बनारस घराने से और ये प्रसिद्ध तबला वादक है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। बिग पुश थ्योरी आर राडन ने दिया था। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास सत्यम स्टोन ने किया था और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र था। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। देखिए बिग पुश थ्योरी आर राडन ने दिया था, बिल्कुल सही है कि जो बिग पुश थ्योरी था वो आर राडन के द्वारा दिया गया था। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन है, ये भी आपका सही है। और राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास सत्यम स्टोन ने किया था। देखिए जो राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन की गणना विधि का विकास जो है वो सत्यम स्टोन के द्वारा नहीं किया गया था, ये जो कि रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सत्यम स्टोन के द्वारा नहीं किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रिचर्ड स्टोन के द्वारा। तो ये गलत है। और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो आपका गलत युग्म कौन सा है, असत्य कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? उत्पादन में, कृषि में, संचार क्षेत्र में, व्यापार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। इसके टाइम पे किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? तो वह कौन सा क्षेत्र था? तो वो क्षेत्र था आपका संचार क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक रहा? तो 2002 से लेकर के 2007 के बीच रहा 10वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए जिसमें संचार के क्षेत्र में 15% वृद्धि दर निर्धारित किया गया था, जो कि अन्य क्षेत्रों की लक्षित वृद्धि से अधिक था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका 1909 का अधिनियम। इसके अंतर्गत जो है कि भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। देखिए अगर हम बात करें 1909 का जो अधिनियम था, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस टाइम पे भारत सचिव कौन थे? मार्ले थे और वायसराय थे मिंटो। ठीक है, देखिए इनके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी 1909 अधिनियम के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें से कई सारे जगहों से अच्छी अच्छी चीजें लेकर के अपना संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसमें राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। देखिए कनाडा के संविधान से और क्या क्या चीजें लिया गया है? तो संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है, उसके बाद से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है, और राज्यपालों की नियुक्तियां कहां से लिया गया है? तो ये सब सारी चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया है।
ऐसी मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचती है क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी, वातोड़ मिट्टी, मलवा मिट्टी, वाहित मिट्टी। देखिए ऐसी मिट्टी जो कि वायु के द्वारा उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचकर वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बातोड़ मिट्टी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो जल द्वारा बढ़कर के दूसरे स्थान पे पहुंचती है ये मिट्टियां। और हम बात करें मलवा मिट्टी की तो ये जो है कि पृथ्वी के आकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर ये पहुंचती है। और वाहित मिट्टी की बात करें हम तो वाहित मिट्टी बनने वाले स्थान से बह करके आई हुई मिट्टियां रहती है ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समितियां हैं? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी संसदीय समितियां इसमें से कौन है? देखिए अगर हम बात करें सरकारी उपक्रम समिति की, ठीक है, तो सरकारी उपक्रम समिति की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने होते हैं? तो इसमें टोटल जो है कि 22 सदस्य होते हैं। 15 आपका किसके होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं और 7 जो है कि राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो ये संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी वित्तीय समितियां हैं और इसमें भी 22 ही सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 आपका लोकसभा का हो जाएगा और 7 आपका राज्यसभा का हो जाएगा। इसमें भी टोटल 22 होंगे। अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की, ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में ये जो संसद की समिति है ना, ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और जो ये 300 सदस्य होते हैं ना, ये सारे जो है कि आपके किसके होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 300 जो है कि किसके होते हैं? तो इसमें लोकसभा के होते हैं। बाकी इसमें 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी समिति कौन है? तो वो है आपकी प्राक्कलन समिति। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुंकरी मेटा एवं चीता मोगोड़ी नामक पहाड़ियों से घिरी है? अराकू घाटी, जोहार घाटी, मालना घाटी, धर्मा घाटी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी गोलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुकरी मेटा एवं चीता मोगोडी नामक पहाड़ियों से घिरा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है 3GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड 3GS पॉइंट। और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।